इतिहास के पन्नों पर कई खतरनाक युद्धों का जिक्र मिलता है। कुछ युद्ध शांति लाने के लिए लड़े गए तो कुछ लड़ाइयों ने आने वाले कल को ही बदल कर रख दिया, जिसमें इंसानों ने अपने खून से सनी कहानी को इतिहास की मिट्टी में दफन कर दिया। कुछ लड़ाइयाँ यादगार बनी तो कुछ को याद करना भी लोगों के लिए भयानक हो गया, क्योंकि हर लड़ाई अपने पीछे एक गहरी छाप दे जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास की कुछ 5 लड़ाइयों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल ऑफ थर्मोपाइल 480 बीसी में ज़ेर्सेक्स प्रथम के आर्केमेनिड पर्शियन एम्पायर और लियोनिडस प्रथम के स्पार्टा की लीडरशिप में ग्रीस के शहर और राज्यों के अलायंस के बीच लड़ी गई थी। 3 दिनों तक चलने वाली ये लड़ाई दोनों एम्पायर्स के बीच में सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। इस बैटल की शुरुआत में ही लियोनिडस की लीडरशिप में लगभग 7000 सैनिकों की एक यूनानी सेना ने थर्मोपाइल के पास को ब्लॉक करने के लिए नॉर्थ की ओर बढ़ी। प्राचीन लेखकों ने फारसी सेना के आकार को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है। उनकी माने तो इस लड़ाई में लाखों की संख्या में सैनिक थे, लेकिन आज के आधुनिक विद्वानों का कहना है कि फारसी सेना करीब 1,20,000 और 3 लाख सैनिकों के बीच थी। वे अगस्त के अंत या दिसंबर की शुरुआत में थर्मोपाइल पहुंचे, जहां यूनानियों ने उन्हें 7 दिनों तक रोक कर रखा। पूरे 2 दिनों की लड़ाई के दौरान यूनानियों ने एक सड़क को ब्लॉक कर रखा था, जिसके द्वारा विशाल फारसी सेना इन काफी पतले रास्ते को पार कर सकती थी। दूसरे दिन के बाद एफियाल्टिस नाम के एक स्थानीय निवासी ने फारसियों को ग्रीक लाइन के पीछे जाने वाले एक रास्ते के बारे में बता दिया, जिसके बाद लियोनिडस को पता चला कि उनकी सेना फारसियों से पिछड़ रही है, जिसके बाद वे बड़ी संख्या में यूनानियों का कत्ल करते रहे। सेना को डिसमिस किया गया और 300 स्पार्टन और 700 थेस्पियन के साथ उनकी वापसी में रक्षा की गई। हालांकि ये बताया गया है कि काफी लोग बचे रहे, जिनमें 900 हेलेट्स और 400 तेबन्स शामिल थे। यूनानियों ने पर्शियंस के साथ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, जिनमें से बहुत लोगों ने सरेंडर कर दिया और इस लड़ाई ने इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। बैटल ऑफ गौगामेला, जिसे अर्बेला की लड़ाई भी कहा जाता है, ये 1 अक्टूबर 331 बीसी में लड़ी गई थी और इस लड़ाई में अलेक्जेंडर ने फारसियों द्वारा चुनी गई जमीन पर लाखों की संख्या में बेहतर सेना के खिलाफ जीत हासिल की। पर्शियन एम्पायर में अलेक्जेंडर के हमले को रोकने की बेहद कोशिश की गई। डेरियस ने अर्बेला, जो कि अभी इरबिल के पास है, उसे गौगामेला मैदान पर एक लड़ाई का मैदान तैयार किया और अलेक्जेंडर के आगे बढ़ने का इंतजार करने के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। डेरियस ने बैटलफील्ड के इलाके को समतल कर दिया ताकि उसके कई रथ मैसेडोनियन लोगों के खिलाफ काम कर सकें। उसकी सेना में लगभग 40,000 पैदल सेना और 7,000 घुड़सवार सेना थी, जो कि अलेक्जेंडर की सेना के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। अलेक्जेंडर की सेना ने डेरियस के महान सैनिकों का सामना किया और हमले के लिए तीरंदाज, भाला फेंकने वाले और घुड़सवार सेना के साथ फारसियों की लाइन के बाईं ओर चार्ज किया, जबकि रिजर्व फ्लैंक गार्ड के साथ डेरियस की बाहरी घुड़सवार सेना के खिलाफ बचाव किया। इस लड़ाई के दौरान डेरियस की बाईं ओर की घुड़सवार सेना का हिस्सा लड़ाई में शामिल हो गया। इस पर अलेक्जेंडर और उसकी घुड़सवार सेना ने तुरंत बाईं ओर पहिया चलाया और फिर फारसियों पर पीछे हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़े। इस पर डेरियस ने उड़ान भरी और उनकी पूरी सेना में दहशत फैल गई, जो कि पीछा कर रहे यूनानियों द्वारा काटे जाने के दौरान सिर के बल पीछे हटने लगे। बाद में डेरियस की उसके एक सैनिक ने हत्या कर दी और अलेक्जेंडर ने फारस की राजधानी बेबीलोन पर कब्जा कर लिया। मैसेडोनियन विजेता ने साइरस द्वितीय द ग्रेट द्वारा बनाए गए पर्शियन साम्राज्य का अंत कर दिया और अलेक्जेंडर को दक्षिण पश्चिमी एशिया का लीडर बना दिया। 8 जुलाई 1709 को हुई पोल्टावा की लड़ाई भी इतिहास के पन्नों पर गिने जाने वाली सबसे बड़ी लड़ाई थी। जार पीटर प्रथम की कमांड में एक रूसी सेना ने कार्ल गुस्ताफ नॉर्डनस्क्वाइड के कमांड में एक स्वीडिश सेना को हराया। इस लड़ाई ने एक यूरोपियन सुपर पावर के रूप में एक स्वीडिश एम्पायर को खत्म कर दिया, साथ ही उसके पूर्व की ओर के विस्तार को भी खत्म कर दिया और उत्तरी यूरोप में रूसी ऑक्यूपेशन की शुरुआत को और आगे बढ़ाया। इस लड़ाई के शुरुआती दौर में 6 सालों के दौरान किंग चार्ल्स 12 ने स्वीडिश एंटी अलायंस में लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स को हरा दिया, जिसमें शुरुआत में पॉलिश, लिथुआनियन, कॉमनवेल्थ, डेनमार्क, नॉर्वे और जारडॉम शामिल थे।
जार पीटर प्रथम का शासन कुछ ऐसा शासन था जिसे किसी ने नहीं हराया था। इसलिए चार्ल्स बारहवें ने सन 1707 में सर्दियों के मौसम में रूस पर हमला करने और एक बड़ी स्वीडिश सेना के साथ मॉस्को की ओर मार्च करने का फैसला किया। हालांकि कैंपेन खराब मौसम के कारण और रूसियों द्वारा बनाई गई रणनीति और हमलों को लागू करने से सही नहीं रहा, जिसने चार्ल्स बारहवें को मॉस्को पर अपने मार्च को डिसरप्टेड करने के लिए मजबूर कर दिया। 1708 से 1709 के बेहद मुश्किल ग्रेट फ्रॉस्ट के बाद कमजोर स्वीडिश सेना ने 1709 में ऑपरेशन फिर से शुरू किया और वार्सला पर एक जरूरी बिजनेस सेंटर और मिलिट्री डेपो पोल्टावा के किले को सीज करना शुरू कर दिया। इस बीच पीटर की कमांड में 75 से 80 हजार बेहतर रूसी सेना सीज से राहत पाने में पोल्टावा की ओर बढ़ी। ये दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं और इसका अंत स्वीडन वासियों की हार और लड़ाई के मैदान में भाग जाने के साथ हुआ। चार्ल्स और मोजेपा 1500 लोगों के साथ साउथ में नेपर नदी की ओर पीछे हट गए, जिसे उन्होंने पार किया और इस तरह वे रूसियों से बचने में कामयाब हो गए और खुद को ऑटोमन साम्राज्य में स्थापित कर दिया। बाकी की सेना को 11 जुलाई 1709 को पेरेवोलोशना गांव में रूसियों के सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस तरह लड़ाई ने नॉर्दर्न यूरोप में बहुत जरूरी ताकत के रूप में स्वीडन के अंत की कहानी लिखी, जिसे लड़ाई के बाद रूसी एम्पायर ने ले लिया और इसलिए ये लड़ाई स्वीडन के साथ साथ रूस और यूक्रेन के इतिहास में बेहद जरूरी है। जंगे बदर की लड़ाई 13 मार्च 624 ईस्वी को लड़ी गई, जो कि रमजानुल मुबारक का पवित्र महीना था। 622 में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मक्का से मदीना की तरफ रवाना हो गए। हिजरत के इस वाक़ये के लगभग 2 साल बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरैश कौम के खिलाफ जंग लड़ी, जिसका लीडर उस समय अबू सुफियान था। पैगंबर साहब की फौज में उस समय लगभग 313 समर्थक शामिल थे। उन्होंने मदीना के पास बदर में लड़ाई लड़ी। जब दोनों सेनाओं ने लड़ाई के लिए एक दूसरे पर हमला किया तो उस दौरान कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर धूल ली और उसे हवा में उड़ा दिया। इसने एक विशाल बवंडर का रूप ले लिया, जिसे अबू जहल की सेना तितर बितर हो गई। कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र है कि वास्तव में मैं तुम्हारे हजारों स्वर्गदूतों के साथ रैंक के बाद रैंक में मजबूत करूंगा। इसलिए कुरैश की बड़ी सेना के बावजूद पैगंबर साहब की सेना ना तो केवल विजय रही, बल्कि दुश्मन सेना के बहुत बड़े बड़े लोगों को भी मारने में कामयाब रही। इस्लामिक इतिहास के अनुसार 630 ईस्वी में अरब जनजाति ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपने आप को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया। कुरान पाक के मुताबिक इस जीत के बाद मुसलमानों को याद दिलाया गया कि ये उसके डिवाइन इंटरवेंशन के कारण था कि उन्हें जीत मिली। साल 1206 में मंगोल ट्राइब्स एकजुट हो गईं और जिन राजवंश जिन्होंने पहले मंगोल ट्राइब्स में फूट डाली और राज करने की रणनीति का इस्तेमाल किया था, उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि राजा वानयान योंगजी ने मंगोलों को कम समझा और जिन राजवंश की महान दीवार जैसी सीमा सुरक्षा को इग्नोर किया। चंगेज खान ने 1210 में पब्लिकली वानयान योंगजी का अपमान किया, जिस कारण उन्हें फांसी देनी पड़ी। इससे पहले 1211 में मंगोल सेना ने मार्च और जून के बीच वुशा किले की लड़ाई में 7,50,000 की सेना को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया और लगभग 1 महीने के आराम के बाद येहुलिंग की ओर चल पड़े। वानयान योंगजी, जो कि किले की लड़ाई में मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए, उन्होंने मंगोल घुड़सवार सेना को खुले मैदान में मुकाबला करने के लिए येहुलिंग की पहाड़ी के इलाके में करीब 4,50,000 सैनिकों को खड़ा कर दिया। हालांकि पहाड़ी इलाके के कारण मंगोल सेना 4 या 5 भागों में फैल गई। दूरी और उबड़ खाबड़ इलाके ने भी इसे और मुश्किल बना दिया, जिससे कि उलझन पैदा हो गई और मंगोलों को पैदल लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मंगोल्स का हमला सफल रहा और उन्होंने वानयान चेंग्यू के कैंप की ओर लड़ने से पहले सेनाओं को हरा दिया, जिससे कि उन्होंने अपना मनोबल खो दिया और जल्द ही ढह गए। मंगोलों ने उनका नरसंहार करके सेना का सफाया किया। उन्होंने अपनी सेना को दुश्मन की रेखा में एक जगह पर ही तैनात करके और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दुश्मन कैंप को निशाना बनाकर जीत हासिल की। बेशक इतनी खराब सिचुएशन ने भी लड़ाई के नतीजे में सेनाओं ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि मंगोल साम्राज्य के लिए एक निर्णायक जीत थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वैसे आपको हमारे द्वारा बताई गई इन 5 लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक और रोचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।